नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 हमारा परिवेश के पाठ 8 पौधे के भाग व उनके कार्य के बारे में जानेंगे। आज का हमारा प्रकरण है पौधों में अनुकूलन। साथियों, ये वीडियो मुझे गाजियाबाद जिले की शिक्षिका रूबी शर्मा जी ने भेजी है। काफ़ी सुंदर प्रयास किया है उन्होंने पौधों में अनुकूलन को समझाने का। इसके लिए रूबी शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर वीडियो बनाई और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराई। हम बच्चों को किस तरह से आसानी से अनुकूलन समझा सकते हैं, ये इस वीडियो में दिखाया गया है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें और अपने बच्चों के यानी अपने स्कूल के बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चे पौधों में अनुकूलन के बारे में आसानी से जान सकें। तो चलिए जानते हैं पौधों में अनुकूलन के बारे में। आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं रूबी, सहायक अध्यापिका, कंपोजिट विद्यालय गढ़ी कटैया लोनी गाजियाबाद से आपके बीच कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश के अध्याय 8 पौधे के भाग व उनके कार्यों को लेकर आई हूँ। अभी तक हमने इस पाठ में पढ़ा कि पौधे के भाग कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। इस भाग में हम जानेंगे अनुकूलन के विषय में, अर्थात अनुकूलन किसे कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि कमल का पौधा जल में क्यों रह पाता है? नागफनी के पौधे में कांटे क्यों पाए जाते हैं? या फिर आम का पेड़ पानी में क्यों नहीं पाया जाता है? इन सब सवालों के जवाब जानने से पूर्व हम वास स्थान के विषय में जानेंगे, अर्थात वास स्थान किसे कहते हैं। वह स्थान जहाँ कोई पौधा उगता है उसका वास स्थान कहलाता है। पौधे जमीन पर भी उगते हैं, पानी में भी और पर्वतों पर भी। पौधे विभिन्न स्थानों पर उगते हैं। उस स्थान पर रहने के लिए वायु, मिट्टी, वातावरण के अनुकूल ढलना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अस्तित्व में बनाए रखने में मदद करता है। सरल शब्दों में जाने तो पौधे अपने वास स्थान के अनुसार अपने विभिन्न भागों, जड़, तना व पत्ती की संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं और इसे ही अनुकूलन कहते हैं। बच्चों, आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जैसे आम, बरगद, सरसों, नीम, गुड़हल, गुलाल आदि को देखा होगा। इन्हें स्थलीय पौधे कहते हैं। स्थल मतलब जमीन। जो पौधे जमीन पर उगते और बढ़ते हैं स्थलीय पौधे कहलाते हैं। स्थलीय पेड़ पौधे के भागों की सामान्य रचना एवं कार्य हम पाठ के पहले भाग में जान चुके हैं। अब हम आगे विशिष्ट परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विषय में जानेंगे। भिन्न भिन्न परिवेश जैसे मरुस्थल, जल, पर्वत में उगने वाले पौधों की कुछ विशिष्ट संरचना अर्थात विशेष बनावट होती है। ये ही विशेष बनावट उन्हें उस परिवेश में रहने योग्य बनाती है। बच्चों, पाठ के अगले भाग में हम ऐसे पौधों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जलीय पौधे। जलीय पौधे पानी की सतह पर पाए जाते हैं, जैसे कमल, कुमुदनी व जलकुंभी जलीय पौधों के उदाहरण हैं। इनके तने लंबे, पतले, मुलायम व हल्के होते हैं, जिनमें वायु भरी होती है। वायु भरी होने के कारण ये हल्के व मुलायम होते हैं, जो पानी पर तैर पाते हैं। जलीय पौधों की पत्तियां हरी व चपटी होती हैं। इनकी सतह मोम की तरह चिकनी होती हैं, जिससे इन पर पानी रुक नहीं पाता है। जलीय पौधों की जड़ें अल्प विकसित होती हैं,
क्योंकि पानी की अधिकता होती है और इन्हें पानी की खोज में अधिक गहराई में नहीं जाना होता है। अब हम जानेंगे मरुस्थलीय पौधों के विषय में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, मरुस्थलीय स्थानों पर पानी की कमी पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले पौधे जैसे नागफनी, सतावर की पत्तियाँ कटीली होती हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ छोटी छोटी कांटेदार होती हैं, जिससे पानी के हनन की क्रिया बहुत कम हो जाती है। बच्चों, अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि पत्तियाँ आम पत्तियों जैसी होती तो, यदि नॉर्मल पत्तियाँ होती तो क्या होता? तो इसका जवाब ये है, नॉर्मल पत्तियाँ होती तो पानी का नुकसान बहुत होता। मरुस्थलीय पौधे जैसे कि बबूल। अच्छा बच्चों, आपको मालूम है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जैसे बबूल की जड़ बहुत गहरी होती है, जो पानी की खोज में नीचे तक पहुंच जाती है। बच्चों, हम एक बार फिर से मरुस्थलीय पौधों की प्रमुख विशेषताओं पर नज़र डालते हैं, जो उनको मरुस्थल के अनुकूल बनाती है। पहला, पत्तियां मोटी व मांसल होती हैं ताकि पानी का संचय हो सके। दूसरा, त्वचा चिकनी होती है ताकि सूर्य की किरणें उसे छूकर लौट जाएं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हो पर पानी का हनन यानी हानि ना हो। अब हम अगले भाग में जानेंगे पर्वतीय पौधों के विषय में, यानी पर्वतीय पौधों में ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें पर्वतों पर उगने या खड़े रहने के योग्य या अनुकूल बनाती हैं। पर्वतीय पौधे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं। इन्हें सदाबहार वृक्ष कहते हैं, जैसे चीड़, देवदार। बच्चों, पर्वतों पर यानी सदाबहार वनों में पतझड़ और बसंत नहीं होता है, क्योंकि ये वृक्ष पूरे साल ही हरे भरे रहते हैं। इन वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। ऐसी संरचना के कारण इनकी पत्तियों पर बर्फ रुक नहीं पाती है और पत्तियां गलने व टूटने से बची रहती हैं। आओ बच्चों, हम फिर से इस भाग को दोहराते हैं। आज हमने जाना कि अनुकूलन किसे कहते हैं। सरल शब्दों में बोलें तो अपने आसपास की परिस्थिति के अनुसार ढल जाना ही अनुकूलन कहलाता है। हमने इस भाग में स्थलीय जैसे आम, बरगद, जलीय पौधे, कमल, जलकुंभी व मरुस्थलीय पौधे, नागफनी, सतावर व पर्वतीय पौधे जैसे चीड़, देवदार की विशेषताओं के विषय में समझा और जाना। मैं आशा करती हूँ आपको ज्ञात हुआ होगा या समझ आया होगा कि ये पौधे अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण अपना वास स्थान अलग अलग क्यों चुनते हैं, यानी पौधे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं।